कोई कैसा ऐसे कर सकता है? कोई कैसे इतनी बड़ी बेरहमी से अपने परिवार वालों की जान ले सकता है? वो भी जब जब वो देश की सेवा कर रहा हो, यानी कि देश में रह रहे लोगों की समाज सेवा कर रहा हो। जब वो व्यक्ति ऐसा काम करेगा तो वाकई में भरोसा उठता जाएगा। यहाँ पर ऐसा ही होता है इस घटना में आज, जहाँ पर एक महिला जो होती है, उसका पति जो होता है, वो जब महिला होती है वो एक भजन गुनगुना रही थी कि मैं तो शाम की दीवानी हुई। जब वो ये भजन गुनगुना रही थी तभी उसका पति जो होता है बात सुन लेता है। सुन लेने के बाद वो उसके पास जाता है और कहता है कि तुम ये भजन मत गुनगुनाओ। तो पत्नी जो होती है वो उस भजन को गुनगुनाना बंद कर देती है। उसका पति जो होता है वो बाहर को घूमने के लिए चला जाता है, लेकिन जब कुछ समय बाद लौट कर आता है तब भी उसकी पत्नी जो होती है उसी भजन को गुनगुना रही थी। जब वो फिर से ये चीज़ देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम इस भजन को मत गुनगुनाओ। तो पत्नी जो होती है वो नहीं गुनगुनाती। लेकिन कुछ समय बाद फिर से वो एक बार आता है। जब एक बार आने के बाद देखता है कि उसकी पत्नी उसकी बात नहीं मान रही है, वो भजन गुनगुना रही है, तभी वो भागता हुआ अपने कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद अपनी रिवॉल्वर लेकर आता है। रिवॉल्वर से अपनी पत्नी समेत अपने बच्चों तक की जान ले लेता है। आखिरकार क्या भजन ही उसकी जो गुस्से का कारण था? क्या भजन से ही उसे इतनी चिढ़ हुई जिससे उसने ऐसा किया, जिसमें उसने अपने परिवार वालों की जान लेने की कोशिश की? आखिरकार क्या होता है इस घटना में और इस घटना के पीछे क्या राज है, ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर का एक थाना लगता है गोंगो, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है सांगाखेड़ा। दरअसल यहाँ पर रहने वाले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष, जिनका नाम होता है योगेश रोहिला दरअसल जब अपने छोटे बेटे को देखा करते थे तभी उन्हें बहुत घुटन सी महसूस होया करती थी अपने आप को। ये सोच ही नहीं पाते थे, उसे बहुत ही नफरत करते थे। तब जो उसे देखते अपनी पत्नी से कहते तो ये कहते कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये पता नहीं किसका बेटा है, ये हमारा बेटा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे दो ही बच्चे हैं जो मेरे हैं, ये तो बहुत काला है और इसके किसका बेटा है तुम बता नहीं रही हो, ये किसका बेटा है। और मैं देख लेना, एक दिन इसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा और डीएनए टेस्ट करवाने के बाद पता चल जाएगा कि ये मेरा बेटा है या फिर नहीं है। वो दरअसल इस बातें सारी अपनी पत्नी से साफ साफ कहा करता था। वो अपनी पत्नी से लड़ाई भी किया करता था उसके लिए कि वो मेरा बेटा नहीं है। ये प्रकाशित होती है न्यूज़ में, ये जो वाली बात होती है, जो वो उसका बेटा नहीं है। वो उसका डीएनए टेस्ट भी करवाना चाहता था। आए दिन उसकी पत्नी के बीच उसके झगड़े हुआ करते थे। जब उसकी पत्नी के बीच उसके झगड़े हुए करते थे, एक दिन झगड़ा जो होता है वो इतना बढ़ जाता है कि 21 मार्च सन 2025 को उसकी पत्नी के बीच कहासुनी हो जाती है। कहासुनी होने के बाद पति जो होता है उसके बाल पकड़कर, उसकी चोटी पकड़कर उसे बाहर की ओर गली में घुमाने लगता है। जब पत्नी जो होती है गिड़गिड़ा रही होती है और कह रही होती है कि अपनी इज्जत का तो ख्याल कीजिए, कुछ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, लोग देख रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं ये बात समझ आ जाती है। समझ आने के बाद उसे अंदर लेकर आता है और मामला जो होता है वो थोड़ा सा शांत सा हो जाता है। जब शांत हो जाता है तभी अगला दिन आता है एक, उसे नहीं पता था अगला दिन इतना भयानक भी आएगा उसकी पत्नी को। अगला दिन जो आता है वो आता है 22 मार्च सन 2025 का। 22 मार्च सन 2025 को जब उसका पति जो होता है वो आता है, सुबह के टाइम जब आता है तो उसकी पत्नी जो होती है एक भजन गुनगुना रही होती है, राधा शाम की दीवानी हुई, मैं तो शाम तेरी दीवानी हुई। जब ये भजन गुनगुना रही होती है तो पति जो होता है वो कहता है कि तुम ये भजन मत गुनगुनाओ। तो उसकी पत्नी जो होती है वो उस गुनगुनाना बंद कर देती है। लेकिन जैसे आज जो उसका पति होता है, यानी कि योगेश रोहिला जो होता है, घर पर ही रहने वाला था, आज उसे कहीं बाहर जाना ही नहीं था। अब वो बाहर को घूम कर आता है। जब बाहर को घूम कर आता है वो फिर से अपने घर आता है 1-2 घंटे बाद, तो देखता है कि उसकी पत्नी जो है फिर से वही भजन गुनगुना रही है। वो फिर से वही भजन गुनगुना रही है। तभी उसका पति जो होता है वो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है और मैं कैसे मना करके जाऊं तुम्हें, और कैसे कहूं कि तुझसे तुम मान जाओ, इस भजन को ना गाओ। तो उसकी पत्नी जो होती है वो फिर से चुप हो जाती है, उस भजन को गाना बंद कर देती है। अब ऐसे 2-3 बार वो उसे कह देता है, 2-3 बार उसकी पत्नी जो होती है वो फिर से गुनगुनाना बंद कर दिया करती थी जब उसका पति आया करता था। अब ऐसे ही दोपहर के समय 1 या 1:30 के करीब वो अपने बच्चों को स्कूल लेने के लिए जाता है। उसके बच्चे जो होते हैं गांव के स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चों को जब स्कूल से लेकर आता है तभी वो देखता है कि उसकी पत्नी फिर से वही भजन गुनगुना रही है। जब ये चीज़ देखता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है और आज देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं, तुमने इस भजन को गाया तो गाया क्यों। तभी वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद रिवॉल्वर लेकर आता है और अपने घर का मुख्य द्वार बंद करता है और वो उन सबको, यानी कि उसके 3 बच्चे होते हैं और अपनी पत्नी को ऊपर के कमरे में लेकर जाता है। जब ऊपर के कमरे में लेकर जाता है
तो वहाँ पर वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरा साथ ना जाने क्या क्या किया। उसकी पत्नी जो होती है वो गिड़गिड़ाती रहती है और कहती है कि प्लीज़ छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उसका पति जो होता है वो कह रहा होता है कि ना ही तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना ही मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ूंगा, आज मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, आज मैं सबको मार दूंगा। उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद ये भजन कभी नहीं गुनगुनाऊंगी, मैं आज के बाद ये भजन कभी नहीं गाऊंगी। लेकिन योगेश रोहिला जो है आज उसके सर पर ऐसा खून सवार था कि वो ना ही तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार था, ना ही अपनी पत्नी की बात मानने के लिए तैयार था। योगेश रोहिला जो होता है उसकी पत्नी जो होती है उसके पैरों में पड़ जाती है, पैरों में पड़कर माफ़ी मांगती रहती है, लेकिन योगेश रोहिला जो होता है उसकी कनपटी पर बंदूक रखता है, बंदूक रखने के बाद गोली चला देता है। जो गोली जाती है उसकी पत्नी के तो वो थोड़ी सी कनपटी पर निकल कर जाती है, यानी कि ज़्यादा घाव आ जाता है बहुत, और बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाने के बाद वो अपने बच्चों की ओर जाता है, बच्चों की ओर जाने के बाद वो अपनी सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम श्रद्धा होता है और जिसकी उम्र 11 साल होती है, उसकी कनपटी पर बंदूक रखता है और उसे गोली मार देता है। और मारने के बाद उसे अपनी खिड़की तोड़ता है, खिड़की तोड़ने के बाद उसे नीचे फेंक देता है। वो चीख पुकार रहे थे, बच्चे कह रहे थे कि पापा हमें छोड़ दीजिए, पापा हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। जब ये चीख पुकार रहे थे तभी इसका जो चाचा का लड़का होता है जिसका नाम अक्षय होता है, जिसका चचेरा भाई होता है योगेश रोहिला का, वो दौड़ता हुआ उसके घर में आता है। घर में आने के बाद वो वो उसे मौका ही नहीं देता वहाँ तक जाने का, वो भी उसे एक कमरे में बंद कर देता है। योगेश रोहिला अक्षय को एक कमरे में बंद कर देता है। जब एक कमरे में बंद कर देता है तभी वो फिर से ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद अपने छोटे बेटे यानी कि जिसका नाम बीच का होता है, जिसका नाम देवांश होता है, देवांश की उम्र जो होती है 6 साल होती है, 6 साल उसकी उम्र होती है, उसे भी गोली मारता है और मारने के बाद वो उसे भी खिड़की के नीचे से फेंक देता है। अब उसके सबसे छोटा बेटा जिसका नाम शिवांश होता है, शिवांश को भी वो गोली मारता है। गोली मारने के बाद उसे भी छत के नीचे से फेंक देता है। फेंक देने के बाद तीनों बच्चे जो होते हैं जब उन्हें गली में फेंक देता है, पीछे से जब गली में फेंक देता है तभी वो पुलिस वालों को फ़ोन करता है। पहले वो दरोगा को फ़ोन करता है और कहता है कि साहब मैंने अपने बच्चों और पत्नी को मार डाला है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए आकर, नहीं तो मैं अपने आप को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने आप में भी गोली मार लूँगा। जब दरोगा ये बात सुनता है तो दरोगा सोच ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये बात क्या तो कह क्यों रहा है, क्योंकि ऊपर से वो बीजेपी का नेता होता है। तभी ये पुलिस वाले जो होते हैं गांव के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनसे कहते हैं कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उसके घर पर पहुँचो और उसे कुछ होने मत देना। अब गांव के लोग जो होते हैं वे जैसे ही मुख्य द्वार पर आते हैं तभी वो जो योगेश रोहिला होता है वो अपनी कनपटी पर बंदूक रख लेता है और कहता है कि अगर किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो देख लेना, मैं अपने आप पर गोली चला लूँगा। अब इधर ये जो योगेश रोहिला होता है ये सीओ को फ़ोन करता है, उससे कहता है कि मैंने अपने परिवार को मार डाला है, अगर वक्त पर तुम नहीं आई तो देख लेना, मैं अपने आप को भी गोली मार लूँगा। अब कुछ समय बाद वो कप्तान को फ़ोन करता है। जब ये सारी बातें पुलिस में हड़कंप मच जाता है कि आखिरकार एक बीजेपी के नेता ने अपने परिवार वालों के साथ ऐसा किया तो किया क्यों। तभी पुलिस जो होती है वो मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद उन सबको हॉस्पिटल भेजा जाता है। जब हॉस्पिटल भेजा जाता है तो देखते हैं कि 3 बच्चे जो होते हैं उसके भी मर चुके थे, यानी कि 3 बच्चों में सांसें थी ही नहीं। उसकी पत्नी जो होती है वो गंभीर हालत होती है उसकी, और वो आज अब भी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है, यानी कि उसकी पत्नी अभी भी जिंदा है लेकिन वो ज़िंदगी की मौत की जंग से लड़ रही है। अब जैसे ही पुलिस वाले जो होते हैं उससे पूछताछ करते हैं। दरअसल ये जो कहानी स्टार्ट होती है सन 2006 से स्टार्ट होती है। सन 2006 में इसकी शादी होती है योगेश रोहिला की। योगेश रोहिला की जो शादी होती है ये सहारनपुर के अम्बेटा में रहने वाली जिसका नाम रेखा होता है, रेखा एक पेशे से टीचर होती है, उसके साथ होती है। अब उसके साथ जब सन 2006 में इसकी शादी होती है, इसके जो पिता का नाम होता है योगेश रोहिला के, उसका पिता का नाम होता है रमेश रोहिला, इसकी माता का नाम होता है बाला। इसकी 5 बहनें होती है जिसमें 5 बहनों में ये अकेला भाई होता है। ऐसे एक दिन जो योगेश रोहिला होती है इसके पिता के साथ इसकी कहासुनी हो जाती है, क्योंकि इसकी बहनों की शादी को लेकर जब कहासुनी हो जाती है तो इनमें लड़ाइयाँ हो जाती है थोड़ी सी। जब लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो समय जो होता है ऐसे ही बीतता रहता है। धीरे धीरे बीतने के बाद नवंबर सन 2007 में एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन इसके परिवार वालों की जो तबीयत होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है, यानी कि इसकी माता और इसके पिता और इसकी 3 बहनें, 3 बहनों में जिस सबसे बड़ी का नाम होता है सीमा, छोटी का मीना और एक का नाम होता है अनु। जब इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जो इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है, जब इन्हें हॉस्पिटल की ओर ले जाते हैं तो देखते हैं कि दम तोड़ देते हैं। जब दम तोड़ देते हैं तब योगेश रोहिला जो होता है इनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने लगता है, यानी कि अपने गांव वालों के साथ मिलकर ये एक ही चिता बनाता है, एक ही चिता पर इन सबको लेटा देता है। उनकी अंतिम संस्कार करने जा रहा था लेकिन तभी कोई पुलिस को खबर दे देता है कि ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ है।
पुलिस वाले जो होते हैं जब वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद वे कहते हैं कि इनका पहले पोस्टमार्टम कराया जाएगा, तब आप कहीं जाकर इनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। लेकिन गांव वाले जो लोग होते हैं वो मना कर देते हैं। योगेश रोहिला जो होता है वो मना कर देता है और कहता है कि मैं इनका पोस्टमार्टम नहीं करवाऊंगा, क्योंकि पुलिस वालों को शक होता है कहीं ना कहीं इसमें हाथ योगेश रोहिला का है। योगेश रोहिला ही ने अपने परिवार वालों को मारा है। जब पुलिस वालों को ये शक होता है तो पुलिस वाले जो होते हैं कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उधर से पत्थरबाजी कर देते हैं, पथराव करते हैं। जब ये पुलिस वाले जो होते हैं ना चाहते हुए भी उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि गांव वाले जो लोग होते हैं उन्हें ना ही तो उनके पास आने देते हैं और ना ही उन्हें ले जाने देते हैं, वे उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं 38 लोगों के खिलाफ, यानी कि योगेश रोहिला के समेत 38 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हैं, क्योंकि उन्होंने उन पर पथराव किया था, पत्थरबाजी की थी और उन्होंने उन्हें उनका काम करने से रोका था। अब यहाँ पर सन 2007 में जब इसके परिवार के सदस्य खत्म हो जाते हैं तो ये आराम से धीरे धीरे सब काम सही चल रहा था, यानी कि जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तभी इसकी पत्नी उस टाइम पर वहाँ पर नहीं होती जब इसके परिवार वालों की तबीयत खराब होती है। अब सन 2009 में इसकी पत्नी की तबीयत जो होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है। ख़राब होने के बाद जब इसकी पत्नी की इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो भी दम तोड़ देती है। अपना दम तोड़ देने के बाद इसकी जो पत्नी होती है पहली, वो मर जाती है, यानी कि इसकी दूसरी शादी हुई थी। इसकी दूसरी शादी जो होती है सन 2012 में होती है। सन 2012 में इसकी शादी जो होती है कैराने की रहने वाली, जिसका नाम नेहा होता है, नेहा से होती हैं। नेहा को 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चों में जिसमें सबसे बड़ी बेटी श्रद्धा होती है और फिर देवांश होता है, फिर सेवांश होता है। अब ऐसे ही धीरे धीरे जब समय बीत रहा था तभी इसका जो पति होता है योगेश रोहिला, उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी का जो अफेयर है वो कहीं और चल रहा है, क्योंकि उसका छोटा बेटा जो होता है वो उस पर होता ही नहीं है। छोटा बेटा जो होता है उसे लगता था ये किसी और का है। जब पुलिस की पूछताछ में पता चलता है कि योगेश रोहिला जो होता है बताता है कि ये जो मेरी पत्नी थी नेहा, ये हर टाइम गाना गुनगुनाया करती थी, शाम मैं तेरी दीवानी हुई, राधा तेरी दीवानी हुई, क्योंकि शाम इसके जो चाहने वाला है, जिससे इसका अफेयर चल रहा है, जिससे बात करती है, जिसके साथ इसके मिलना जुलना है, उससे उसका नाम लेती थी, मुझे चिढ़ाने के लिए लेती थी। जब ये गुनगुनाया करती थी मैं इससे बार बार मना किया करता था, लेकिन ये बार बार मेरे सामने वही गाना गाया करती थी। और मेरा जो छोटा बेटा है ये मेरा नहीं है, शायद इसके प्रेमी का है। उसे शक होता रहता है और शक नहीं, वो कहता है कि सच है, मेरी पत्नी का जो अफेयर था वो किसी और के साथ था, जिसका नाम शाम होता है। इसलिए वो जब भजन गुनगुना रही थी तो वो बार बार उसे मना करता है कि ये भजन मत गुनगुनाओ, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है बार बार भजन गुनगुना रही थी। इसलिए उसने अपने पत्नी और 3 बच्चों को मौत के घाट उतारने का सोच लिया। उसका गुस्सा जो होता है इतना बढ़ जाता है कि वो फिर नहीं देखता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आखिरकार एक पति अपनी पत्नी को मारने के लिए, अपने बच्चों को मारने के लिए उसके सर पर इतना गुस्सा सवार हो जाता है कि वो कुछ नहीं देखता। ना ही तो वो देखता है कि वो आगे क्या होगा, बल्कि वो पुलिस वालों को ये भी धमकी देता है कि अगर आप वक्त पर नहीं आए तो देख लेना, मैं भी गोली मार लूंगा। उसने पूरे परिवार की जान ले ली, अपने बच्चों की जान ले ली। उसकी बीवी जो है अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। योगेश रोहिला ने एक ऐसा काम किया है वाकई में जो ना ही तो कोई दूर दूर तक सोच सकता था, ना ही किसी को पता था कि वो ऐसा भी कर सकता है। योगेश रोहिला जो होता है वो 1 साल पहले अपनी पत्नी के साथ फेसबुक पर वीडियोज डालता है, यानी कि फोटोज डालता है। उसके 2 अकाउंट होते हैं, 2 अकाउंट पर एक बार 2 वीडियो ऐसे, मतलब कि फोटो ऐसे गिरे हुए हैं जिसे देखकर कोई बता ही नहीं सकता है कि वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा भी कर सकता है। उसकी पत्नी को कहाँ पता था कि 1 साल उसका पति उसकी जान ले लेगा, मतलब कि उसके बच्चों की जान ले लेगा। उसकी भी जान लेने की कोशिश की, लेकिन वो अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।